हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम योर फ्रेंड एंड एजुकेटर सीए राजकी अग्रवाल। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वक्त हर कोई परेशान है एक सेक्शन को लेके, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 43BH। कि भाई ये सेक्शन क्या है समझ नहीं आ रहा, और जब समझ में आ रहा है तो और भी परेशानी बढ़ जा रही है। भाई इससे अच्छा तो समझ में नहीं आता तो अच्छा था। भाई परेशानी ये है कि सेक्शन को फॉलो कैसे करना है, कंप्लाई कैसे करना है। तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं रिगार्डिंग दिस सेक्शन 43BH। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हां, ये वीडियो सारे बिजनेसमैन के लिए है, तो आप स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको भी ये एडवाइसेस देनी होगी अपने क्लाइंट को। सो पे अटेंशन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेक्शन 43BH है क्या। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2023 में सोशियो इकोनॉमिक मेजर के तहत सेक्शन 43B में एक क्लॉज ऐड किया गया, क्लॉज H, और यही परेशानी का कारण बना हुआ है। ये क्यों ऐड किया गया? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ MSMEs। क्योंकि अभी तक होता क्या था कि लोग MSMEs की पेमेंट में काफी डिले करते थे, कई बार तो करते ही नहीं थे, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी छोटे बिजनेसेस जो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपने बकाए पैसे की रिकवरी के लिए। इसमें भी जो मीडियम इंटरप्राइज होती है उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये जो मीडियम साइज वाली होती हैं इंटरप्राइजेस वो माइक्रो और स्मॉल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस क्लॉज H को सेक्शन 43B में ऐड किया गया। पहले समझते हैं कि ये सेक्शन 43B क्या है, तब तो आएंगे ना सेक्शन 43BH पे। देखिए, सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उन सर्टेन एक्सपेंसेस से डील करता है जिनकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स में तभी ले सकते हो जब आपने इसकी पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले कर दी हो। देखिए, नॉर्मली अगर आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हर वो एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे अलाउ हो जाता है, लेकिन 43B वाले खर्चे सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। कब तक पेमेंट करना है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक। इन केस ऐसा नहीं किया तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन हां लेटर अलाउ भी हो जाएगा उस ईयर में जिसमें आपने उसकी पेमेंट की है, राइट। अब इसी सेक्शन में ये क्लॉज जोड़ा गया H। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये सेक्शन 43BH क्या कहता है। ये कहता है कि किसी भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को, मीडियम नहीं बोल रहा हूं, किसी भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को जो भी अमाउंट पे करना होता है अगेंस्ट देयर सप्लाई, वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में पे करना होगा, वरना वो पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी और आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी एंड यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन द सेम। अच्छा, ये तो समझ गए, मगर ये MSME क्या है? देखिए, माइक्रो इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइज होती हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ तक होती है, राइट। सिमिलरली अगर किसी इंटरप्राइज की टर्नओवर 50 करोड़ तक है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक है तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस होती है। आपने ध्यान दिया होगा MSME में तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों आते हैं, मगर मैंने बस माइक्रो और स्मॉल का नाम लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के लिए सप्लायर का मतलब सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है, मीडियम इंटरप्राइज को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। अब आप में से कई लोग होंगे जिनका यह क्वेश्चन होगा कि क्या जो सप्लायर ट्रेडर है वो भी इसमें आएंगे? तो देखिए, जितने भी ये MSMEs होते हैं उन्हें एक उद्यम सर्टिफिकेट लेना होता है, और 2021 में गवर्नमेंट ने बोला था कि ट्रेडर्स भी उद्यम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, मगर इस सेक्शन के लिए ट्रेडर्स नहीं काउंट होंगे। तो आप ट्रेडर का पेमेंट अपने म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो किस माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज की पेमेंट टाइमली करना जरूरी है? कौन सी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की पेमेंट टाइमली करना जरूरी है? जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो सप्लायर मैन्युफैक्चरर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। जिसको पेमेंट करनी है, जो पानी वाला है, वो कौन होगा? वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। लेकिन जिसको पेमेंट करनी है वो कौन हो सकता है? वो कोई भी हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उन पे ये सेक्शन लागू है। अच्छा, अब ये सेक्शन बोलता है कि पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में हो जानी चाहिए। तो ये स्पेसिफाइड टाइम लिमिट क्या है?
So according to section 15 of the MSMED Act, MSMED Act मतलब the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, अगर आपके सप्लायर के साथ कोई एग्रीमेंट है पेमेंट करने के रिस्पेक्ट में, तो टाइम लिमिट कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 45 डेज, बट इन केस कोई एग्रीमेंट नहीं है, देन इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15 डेज. The MSMED Act does not define the term agreement. इसमें एग्रीमेंट डिफाइन ही नहीं किया गया है. Thus, it can be said that agreement can be written as well as oral. कोई जरूरी नहीं कि रिटन एग्रीमेंट हो. ठीक है. अच्छा, मान लीजिए आप और आपके सप्लायर एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम लोग पेमेंट 60 दिन में सेटल करेंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं. 45 दिन मैक्सिमम टाइम लिमिट है. फिर चाहे आप कितने भी दिन का एग्रीमेंट बनाइए. तो अब आपके मन में आएगा, अच्छा तो ये एग्रीमेंट गलत है क्या जो हमने 60 दिन का बनाया है पेमेंट के लिए? वॉइड है क्या ये एग्रीमेंट? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपका एग्रीमेंट जो आपने बनाया है वो वैलिड है, बट सेक्शन 15 to 23 of MSMED Act 2006 has overriding impact on all the prevailing laws in the country. मतलब ये क्या बोल दिया आपने? इसका मतलब MSMED Act 2006 का जो सेक्शन है 15 से लेकर 23, वो हमारे देश के किसी भी लॉ को ओवरराइड कर सकता है, और इसी कारण ये आपके 60 दिन के कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड कर देगा और आपको मैक्सिमम 45 दिन में ही पेमेंट करना होगा. ऑल्सो रिमेंबर, सेक्शन 43B applies only to sum outstanding as of year end. सेक्शन 43B उस आउटस्टैंडिंग पे अप्लाई होता है जो ईयर एंड पे बाकी है, एंड इज पेड ऑफ आफ्टर 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यानी ड्यूरिंग द ईयर वो पेमेंट कितने समय से आउटस्टैंडिंग थी इस बात से फर्क नहीं पड़ता. जनवरी की पेमेंट मार्च में हो रही है इस बात से फर्क नहीं पड़ता. 31 मार्च को जो पेमेंट बाकी है वो कितने दिन में हुई है इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 43B जो है ये किस पे अप्लाई होता है? 31 मार्च की आउटस्टैंडिंग. इफ गुड्स वर परचेज्ड फ्रॉम MSMEs on 1/4/2023 and payment was made on 31st March 2024. भाई साल के पहले दिन 1/4/23 को आपने खरीदा और पेमेंट कब की? 31 मार्च 24 को. 15 दिन से ज्यादा हुआ. अरे पूरा साल भर लगा दिया पेमेंट करने में. देयर विल बी नो डिसअलाउंस. कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, इवन दो द पेमेंट इज मेड बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43BH is in respect of sum payable for which deduction is otherwise allowable. 43BH में डिसअलाउंस उसी पेमेंट के रिस्पेक्ट में होता है जिसका अदरवाइज आपको डिडक्शन मिल सकता था. Therefore, अगर कोई भी ऐसी पेमेंट है जो कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में आउटस्टैंडिंग है, तो वो डिलेड पेमेंट भी अगर हो जाएगी ना तो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट की मुझे डिडक्शन कहां मिलती है? लेकिन अब आप कहेंगे नहीं, कैपिटल एसेट की डिडक्शन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन. कोई नहीं, फिर भी कैपिटल एसेट के पेमेंट टाइमली न होने पे कोई डिसअलाउंस नहीं होगा. राइट? अब काफी सारे बिजनेसमैन बोलेंगे कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सप्लायर MSME वाला है और कौन सा नहीं. ये भी बात सही है आपकी. तो देखिए, ये पता लगाने के लिए आपको अपने सारे सप्लायर जो कि आपके क्रेडिटर्स हैं, जिनसे आपने माल खरीदा है, उनका इनवॉइस चेक कीजिए, और जिनके भी इनवॉइस पे आपको उद्योग आधार नंबर दिखता है, समझ जाइए कि वो MSME है. आप इंडिविजुअली भी अपने सप्लायर से ये क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि भाई बता दे तू MSME है क्या. MSME में भी स्पेसिफिकली क्या, माइक्रो एंड स्मॉल, क्योंकि भाई मीडियम तो कवर ही नहीं होता ना यहाँ. और पता चलते ही आपको ये चेक करना है कि क्या उनके साथ कोई एग्रीमेंट है. फिर ये देखो, रिगार्डिंग द पेमेंट सेटलमेंट कुछ एग्रीमेंट बनाया है क्या. अगर है तो और 45 दिनों से कम है, एग्रीमेंट है और 45 दिनों से कम का है, तो उनको भाई उतने समय में पेमेंट कर दीजिए. इन केस एग्रीमेंट है 45 दिनों से ज्यादा का, तो उन्हें 45 दिन में कर दीजिए. अच्छा, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो क्या करेंगे? तब तो आपका मन जब चाहे जब कर लें. नहीं, सप्लायर को आपको पेमेंट कितने दिन में इस केस में करना है? 15 डेज. अच्छा, सप्लायर का उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. मतलब जैसे टर्नओवर वगैरह मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट बताया, उसके बेसिस पे आप बस माइक्रो और स्मॉल नहीं बोल देंगे. उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको, माइक्रो स्मॉल कुछ नहीं बोलेंगे. तो उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. सेक्शन 43BH अप्लाई नहीं होगा अगर पेमेंट एक सप्लायर की उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के पहले की है. मान लीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सप्लायर ने लिया 15 मार्च 2024 को, ठीक है,
और उसने जो इनवॉइस आपको बना के दी थी वो 10 मार्च 24 की थी। तो इस इनवॉइस की पेमेंट कितनी भी डिलेड हो जाए उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उद्यम का आपके सप्लायर ने कब लिया है? आपको इनवॉइस करने के बाद। तो उस पेमेंट पे ये जो 43 BH है अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ही वुड ऑलवेज बी रिगार्डेड एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग सच रजिस्ट्रेशन। और ये सेक्शन अप्लाई किस पे होता है? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज पे। और वो कहलाएगा कब ये सब? जब उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया है। मगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे करेंगे इतनी जल्दी पेमेंट? यार 15 दिन में पेमेंट कर देनी है। कभी कभी तो गुड्स को डिलीवर होने में ही 1 महीना लग जाता है। आपको पता होगा कि अगर एक्सट्रीम साउथ इंडिया से गुड्स एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में आए तो 1 महीना लग जाता है कभी कभी ट्रक से। तब आप क्या करेंगे? कहां से 15 दिनों के अंदर पेमेंट करेंगे? माल ही नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे में MSMED एक्ट कहता है आपको पेमेंट अपॉइंटेड डे, ध्यान से सुनिए, अपॉइंटेड डे के पहले करना होगा। अब ये अपॉइंटेड डेट क्या है? अपॉइंटेड डे का मतलब है जिस दिन आपने माल को एक्सेप्ट किया या माल डीम्ड एक्सेप्ट हो गया वहां से 15 दिन या 45 दिन। जिस दिन माल एक्सेप्ट हुआ या डीम्ड एक्सेप्ट हुआ वहां से 15 या 45 दिन, जो भी केस है, उस दिन अपॉइंटेड डेट कहलाएगा। मान लीजिए आपने माल मंगवाया, गुड्स मंगवाया, और उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, भाई माल सही नहीं है, कोई दिक्कत है उसमें, तब आप क्या करेंगे? तो उसे दूर करने में ही आपका 15 दिन निकल जाएगा, है ना? तो अब देखिए यहां पे भी सेफ्टी है आपके लिए। इस समस्या का समाधान जानने के लिए आपको एक्सेप्टेंस डेट समझना होगा कि किस दिन हमने एक्सेप्ट किया। जिस दिन माल आया था उस दिन एक्सेप्ट किया? नहीं, जिस दिन वो दिक्कत उस माल की निकल गई उस दिन एक्सेप्ट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपॉइंटेड डेट वो होता है जो एक्सेप्टेंस डे या डीम्ड एक्सेप्टेंस डे से 15 दिन या 45 दिन होता है, राइट? तो अब ये एक्सेप्टेंस डेट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट, एक्सेप्टेंस डेट यानी जिस दिन गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी होती है या सर्विस रेंडर की जाती है, यानी अगर गुड्स आने में आपको 1 महीना लग गया तो भाई जिस दिन आपको गुड्स मिलेंगे उस दिन ही क्या होगा? एक्सेप्टेंस डेट, राइट? एक्सेप्टेंस डेट ये भी कहता है कि इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्शन, यानी अगर आपको रिसीव्ड गुड्स या रेंडर्ड सर्विस में कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको उस ऑब्जेक्शन को रिटन फॉर्म में सप्लायर को देना होगा, वो भी 15 दिन के अंदर, गुड्स और सर्विस रिसीव होने से 15 दिन के अंदर। यानी 15 दिन में आप लिख के दे दीजिए कि आपको ये ऑब्जेक्शन है। और अब जब सप्लायर उस ऑब्जेक्शन को दूर करेगा तो वो दिन बनेगा आपका एक्सेप्टेंस। जैसे मुझे माल आज आया, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया, 15 दिन के अंदर मैं बता दूंगा देखिए प्रॉब्लम है तेरे माल में, ठीक है। अब उसके भी 40 दिन बाद उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो जिस दिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो बन गया मेरा एक्सेप्टेंस डेट। अब वहां से 15 दिन या 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। आ रही है ना बात समझ में? अब आप कहेंगे कि सर आपने एक वर्ड यूज किया था डीम्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस या डीम्ड एक्सेप्टेंस जिस दिन होता है वहां से 15 या 45 दिन। तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है? जब भी आप कोई गुड्स रिसीव करते हैं, सर्विसेज रिसीव करते हैं, अब 15 दिन तक आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करते, तो जिस दिन आपने गुड्स और सर्विस रिसीव की थी उसी दिन को मान लिया जाता है डीम्ड एक्सेप्टेंस। यानी हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर 15 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए तो ये मान लिया गया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया था। किस दिन? जिस दिन माल मिला था, सर्विस आपको रेंडर हुई थी। जब बताइए आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो चलिए अब ये भी समझते हैं कि समय से पेमेंट न करने पे क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने किसी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज से परचेज की है और 31 मार्च 2024 तक उसकी पेमेंट नहीं हुई और स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो 15 दिन या 45 दिन का था वो भी बीत गया, तो उस एक्सपेंस को आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने एक माइक्रो इंटरप्राइजेस की 25 लाख रुपए की पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो वो अब आपके 25 लाख रुपए आपके प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए आपका प्रॉफिट मात्र 5 लाख रुपए का है, अब उसमें 25 लाख रुपए जोड़ दिया जाएगा, यानी आपका प्रॉफिट पता है कितना हो गया? 30 लाख रुपया। अब आपको 30 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा, और यही नहीं, आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। आपने समय पे पेमेंट नहीं किया इस बात का। एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट विल बी 3 टाइम्स द आरबीआई बैंक रेट। रिजर्व बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसका 3 गुना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। इस ईयर में तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा, देखिए, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उसका पेमेंट कर दोगे
उस माइक्रो एंटरप्राइज का पेमेंट कर दिए, तो वो पेमेंट आपको उस ईयर में अलाउ कर दी जाएगी, ठीक है। बट जो आपने लास्ट ईयर इंटरेस्ट वगैरह भी पे किया था वो अलाउ नहीं होगा। अब ये समझते हैं कि जीएसटी के कंपोनेंट का क्या होगा, जो इनवॉइस में जीएसटी का कंपोनेंट है। इफ द सम पेबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज इंक्लूड्स जीएसटी, द डिसअलाउंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी वाले अमाउंट का डिसअलाउंस नहीं होता। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक सप्लायर की इनवॉइस है 1 लाख रुपया प्लस 18% जीएसटी, यानी आपको 1,18,000 रुपए की पेमेंट करनी है। आपने ये पेमेंट टाइमली नहीं की, जो टाइम था उसमें नहीं किया, तो डिसअलाउ कितना होगा? 1,18,000 नहीं, डिसअलाउ होगा सिर्फ 1 लाख रुपया, दैट इज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। आपके मन में यह भी आएगा कि पेमेंट किसको माना जाता है, ठीक है। अगर मैंने चेक दिया तो जिस दिन चेक क्लियरिंग हो गई या चेक जिस दिन हैंडओवर किया, किसको माना जाएगा पेमेंट, ठीक है। मान लीजिए मैंने चेक दे दिया 15 दिन के अंदर और चेक क्लियरिंग वो लगाता है लेकिन 5 दिन बाद, और अब तो ड्यू डेट से ज्यादा हो गया, तो क्या वो खर्चा मुझे वो पेमेंट जो है अलाउ होगी कि नहीं? तो मैं आपको ये बता दूं, इफ द चेक इज हैंडेड ओवर टू द सप्लायर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस से जितना दिन भी आपको मिलता है उसके अंदर आपने अगर चेक हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, तो वो आपको अलाउड है इवन इफ इट इज इनकैश्ड बाय देम आफ्टर द ड्यू डेट। चेक भजती कब है? बाद में भजती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई डिसअलाउंस नहीं होगी, बस आपको ध्यान ये रखना है चेक समय पे दीजिएगा, ठीक है, जो ड्यू डेट है उसके पहले, और चेक बाउंस ना हो जाए बाद में। बाद में अगर चेक बाउंस हो गई तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। एक आखिरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेक्शन है ना, ये उन सभी गुड्स और सर्विस रेसिपिएंट पे एप्लीकेबल होगी जो चाहे ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। मैं एक बार समझा देता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जिसको पेमेंट करनी है ना, वो कोई भी हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। जिसको पेमेंट करनी है वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो ट्रेडर नहीं होगा, ठीक है। जिसको करनी है, मतलब आपका जो क्रेडिटर है वो ट्रेडर होगा, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। आप चाहे कुछ भी हो, जिसको पेमेंट करनी है वो कुछ भी हो, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रेसिपेंट है, मतलब जिसको पेमेंट करनी है, गुड्स और सर्विस का जो रेसिपेंट है जिसको पेमेंट करनी है, वो अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करता है इनकम टैक्स में, सेक्शन 44AD, ADA या 44AE वाला, और ITR 4 फाइल करता है, उनके ऊपर ये सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, सीए की इंपॉर्टेंस को मत भूलिएगा। सीए की पेमेंट को टाइमली कर दीजिएगा अगर वो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज है, नहीं तो ये वाला डिसअलाउंस तो आपका सबसे पहले होगा। सीए की पेमेंट के साथ कोई मजाक नहीं, राइट। तो ये थी पूरी कहानी सेक्शन 43BH की, जिसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत सरल भाषा में समझा पाऊं, एंड आई होप कि आपको समझ में भी जरूर आया होगा। एंड इफ यू रियली फाइंड कि इससे आपकी मदद हुई है, देन डू गिव अ लाइक। अगर आप बिना लाइक किए यहां से निकल जाते हो तो बेईमानी कर दी भाई आपने तो। एंड ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, हेल्प कीजिए सबकी, एटलीस्ट जो बिजनेस में है उनको तो जरूर पहुंचाना है ये वीडियो। अगर आपको इनकम टैक्स सीखना है बहुत ही डिटेल में, तो मैं अपने चैनल स्टडी एट होम पर, राइट, इनकम टैक्स की एक फुल सीरीज चला रहा हूं, बहुत ही शानदार वीडियोस हैं, ठीक है। तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।